टॉपिक देखते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये टॉपिक आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका था। फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ्स इंटरनल प्रोसेस। लाइफ्स इंटरनल प्रोसेस जो होता है इसके स्टडी को बोलता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो उसके अंदर ये एक टॉपिक आएगा। इसके पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन और बाद में ये आएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन। वैसे रिमेनिंग भी टॉपिक है बट हम अभी इसकी बात करेंगे लाइन टू लाइन। So you have learnt that the neural system provides a point-to-point rapid coordination among the organ। नर्वस सिस्टम के बारे में हम देख चुके थे, मतलब इसके पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन आता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूरल सिस्टम है, जहाँ पे हमने देखा था कि न्यूरॉन फंक्शन कैसे करते हो, जो नर्वस सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये कैसे काम करता है, इनका जो वर्किंग होता है वो होता है रैपिड कोऑर्डिनेशन, एकदम फास्ट लाइक इलेक्ट्रिक करंट। वैसे तो हम दोनों में डिफरेंस अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अमंग द ऑर्गन्स एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि इसके रिस्पॉन्स ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते, इफेक्ट जो रहते हैं वो बहुत कम टाइम में एंड हो जाएंगे। एज नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट, इनर्वेट मतलब अंदर की तरफ लाना, इनर्वेट ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी एंड सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड। मतलब नर्वस सिस्टम से हमको कंटिन्यूसली रिस्पॉन्स देना पड़ता है एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए, क्योंकि इनका इफेक्ट क्या है, शॉर्ट लिव्ड है। बट ये जो केमिकल होता है इनका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, स्लोली काम करता है और इफेक्ट बहुत लंबे देर तक रहता है। और नर्वस सिस्टम बहुत शॉर्ट काम करता है, इफेक्ट शॉर्ट लिव्ड रहता है। स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड, द फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन्स। तो अब दोनों में कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के लिए दोनों साथ में काम करना जरूरी होता है, मतलब दोनों काम करें तो बॉडी के अंदर अच्छे से इंटीग्रेशन होता है। द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट, दोनों साथ में मिलकर काम करता है एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन, बॉडी के अंदर की जो फिजियोलॉजी है ये दोनों मेंटेन करेंगे। इन दोनों के अंदर का हम डिफरेंस देख सकते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम और ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इन दोनों के अंदर का डिफरेंस हम देख सकते हैं बेस्ड ऑन सर्टन कैरेक्टरिस्टिक। एक बार बोल देता हूँ मैं आपको तो याद रह जाएगा उससे अच्छा कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं। अगर देखना है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, इनके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं कि इनके अंदर जो है वो है मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल। मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल, कौन बॉडी को किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है। नर्वस सिस्टम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर कि जो क्या करेंगे वो रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर इनका जो मेन यूनिट है वो है न्यूरो ट्रांसमीटर, क्योंकि ये एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी होता है। यहाँ पर याद रखिए, मैं न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में ये दो वर्ड बोल रहा हूँ, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। अगर मैं न्यूरल टिश्यू बोलूँ, न्यूरल सेल बोलूँ, तो वो एक्साइटेटरी और स्टिमुलेटरी होता है, ठीक है। और जहां पर एंडोक्राइन सिस्टम बोले, इसके अंदर मेनली फंक्शन कौन करने वाला, हार्मोन, जो कि केमिकल मैसेंजर होता है, ठीक है। तो ये हुआ मैकेनिकल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल। नंबर 2 देखते हैं कि सेल अफेक्टेड, नर्वस सिस्टम से कौन से सेल अफेक्ट होता है और एंडोक्राइन सेल से, एंडोक्राइन सिस्टम से कौन से सेल अफेक्ट होता है। तो ये डिफरेंस देखना है। अगर नर्वस सिस्टम देखें तो ये कहाँ पर अफेक्ट करता है, कि ये मसल सेल पर अफेक्ट करेगा। उसके बाद देखें तो ये ग्लैंड सेल के ऊपर अफेक्ट करता है, ग्लैंड सेल। उसके बाद देखें तो ये अदर न्यूरॉन के ऊपर भी अफेक्ट करेगा, कौन, नर्वस सिस्टम, अदर न्यूरॉन। और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखें तो ये वर्चुअली ऑल बॉडी सेल के ऊपर अफेक्ट करता है, वर्चुअली ऑल बॉडी सेल्स, जितने भी बॉडी सेल्स हैं इन सब पर अफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया देखें, टाइप ऑफ एक्शन, किस टाइप की एक्शन परफॉर्म करता है नर्वस सिस्टम और ये दोनों, टाइप्स ऑफ एक्शंस, टाइप्स ऑफ एक्शंस। अगर टाइप्स ऑफ एक्शंस अगर देखा जाए तो ये जो नर्वस सिस्टम है तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन और ग्लैंडुलर सिक्रेशन दोनों पर कंट्रोल रख रहा है। ग्लैंडुलर सिक्रेशन मतलब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम हम देखेंगे जहाँ पर केमिकल से कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये हार्मोन की वजह से हो रहा है। बट इस हार्मोन के ऊपर कंट्रोल रहता है नर्वस सिस्टम का, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि मस्कुलर कोऑर्डिनेशन और उसके बाद हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, मतलब ही ग्लैंडुलर सिक्रेशन, इसका मतलब होता है ग्लैंडुलर सिक्रेशन।
जो ग्लैंड का सीक्रेशन होने वाला है, इसके ऊपर भी कंट्रोल किसका रहेगा, तो इस नर्वस सिस्टम का रहेगा। ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम में देखें तो ये क्या करता है, ये मेनली चेंजेस करेगा कहाँ पर, मेटाबॉलिज्म के ऊपर, मतलब मेटाबॉलिक रेट पर ये अफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद फोर्थ क्राइटेरिया हम देख सकते हैं, टाइम टू ऑनसेट ऑफ एक्शन। टाइम टू ऑनसेट ऑफ एक्शन, मैं ये शॉर्ट में लिखता हूँ, थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, सो दैट आपका टाइम सेव हो और आपको क्विक आपका लिख सकता है, तो वैसा भी चलेगा। टाइम टू ऑनसेट अगर देखें तो ये जो नर्वस सिस्टम दिख रहा है यहाँ पर, ये बहुत कम टाइम में काम करता है। बहुत कम टाइम में मतलब मिली सेकंड में इसके काम होता है, बहुत ही फास्ट। यानी कि इनका अगर टाइम देखें तो ये विद इन मिली सेकंड में काम कर रहा है, विद इन मिली सेकंड, मिली सेकंड। ठीक है। और अगर एंडोक्राइन सिस्टम को बोल देखें तो मैं अभी बोल चुका था, मैं ये बहुत टाइम लगा था, ये सेकंड टू आवर्स, आवर्स टू डे, डे टू ईयर्स, मतलब इतना टाइम लग सकता है इसको। बट मोस्टली जो बोलते हैं हम सेकंड टू आवर्स, आवर्स टू डे, मतलब इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद ड्यूरेशन बोले तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो रहता है, ये जनरली नर्वस सिस्टम में क्या है, यानी कि इसके अंदर अगर एक्शन देखें जनरली इसकी, ये जो एक्शन होती है ये होती है जनरली ब्रीफ, दिस एक्शन जनरली ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज ब्रीफ। और इधर देखें तो लॉन्ग, क्योंकि रिस्पांस में ऑलरेडी बोल चुके हैं हम कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो रैपिडली वर्क करता है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये स्लो काम करता है। तो यहाँ पर इनके ये सभी क्राइटेरिया आपको याद रखने के हैं, जो कि मैंने बोले थे। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आगे का पार्ट देखेंगे यहाँ पर क्या डिफरेंस आता है। तो ये जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं हम, मोस्टली यहाँ पर सभी आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। जहाँ पर भी ग्लैंड वर्ड आता है, इसका मेनली मीनिंग ये होता है कि सीक्रेशन, ये कुछ तो भी सीक्रेट करेगा, कुछ तो भी मतलब क्या, केमिकली सीक्रेट करेगा। और ग्लैंड्स वैसे तो मेनली टू टाइप के होता है, जहाँ पर हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। फिर बाद में और एक पैनक्रियास है जिसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं या कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं। इसके बिसाइड भी ग्लैंड होते हैं, जो मैं आपको साइड में अलग से और बोलूंगा, पर पहले यहाँ पर लाइन टू लाइन देखते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर मूव करते हैं, सो दैट वन लेक्चर के अंदर ऑलमोस्ट जो भी हम पढ़ रहे हैं वो परफेक्टली हो जाए। एंडोक्राइन ग्लैंड लैक अ डक्ट, ये याद रखिए, इसके वजह से इन ग्लैंड को क्या बोला जाता है, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इनको डक्टलेस ग्लैंड बोला जाएगा, डक्टलेस ग्लैंड। डक्ट का मीनिंग होता है नलिका, ट्यूब, एक ऐसा वेसल जिसके अंदर से सीक्रेशन जाना चाहिए, पर इनके पास खुद के ट्यूब होते नहीं, ये अपना सीक्रेशन प्रोड्यूस करते ही, समझो ये कोई ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये अपना जो केमिकल तैयार करता है, यहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ये अपना सीक्रेशन डायरेक्टली पोर करता है, इसके लिए इसके पास कोई पर्टिकुलर ब्लड वेसल ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए इनको बोला गया डक्टलेस ग्लैंड। एंड देयर सीक्रेशंस आर कॉल्ड एज हार्मोन्स, ये वर्ड पक्का याद रखिए, हार्मोन्स। पहला हार्मोन जो यानी कि डिस्कवर हुआ था वो सीक्रेटेमिन था, और नाम दिया था स्टर्लिंग ने। हार्मोन एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू एक्साइट या टू इलिसाइट बोल सकते हैं इसको, या टू अरोस बोलते हैं, AROUS, अरोस, ये सब इसके मीनिंग होता है। ठीक है, इधर साइड में मैंने लिखा है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन as a chemical produced by endocrine gland and released into a blood and transported to a distantly located, मतलब ये अपना केमिकल प्रोड्यूस करेगा और प्रोड्यूस होगा एक जगह, इफेक्ट दिखाएगा दूर तक, दूर तक इफेक्ट दिखाएगा, इसलिए इसको डिस्टेंटली बोला, मतलब दूर जाकर सेट होगा और वहां से अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। लोकेटेड, टारगेट ऑर्गन हैज करंट साइंटिफिक डेफिनेशन, अब ये बाद में बोला, इसकी डेफिनेशन बोला, बट इसके प्रॉपर्टी मैं आपको बोल दूंगा क्या क्या प्रॉपर्टी देता है। पहले इसकी डेफिनेशन देखता है। अगर हार्मोन की अगर हम डेफिनेशन देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, तो ये पक्का याद रखिए, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, वर्ड याद रखने का, इसको नॉन न्यूट्रिएंट बोलता है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर, और प्रोड्यूस होते हैं बहुत कम क्वांटिटी में। मतलब यहाँ पर 3 वर्ड बोला देखो कि हार्मोन जो वो कैसा है, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, उसके बाद बोले हम इंट्रासेलुलर मैसेजर, मतलब 2 सेल के अंदर ये मैसेज कन्वे करते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस होते हैं एक प्लेस पे, इफेक्ट दिखाते हैं दूसरे प्लेस पर। और क्वांटिटी अगर देखा जाए, इनकी क्वांटिटी बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, मतलब इनके हम प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हार्मोन्स जो है, अभी डेफिनेशन में कौन से 3 वर्ड
बोले थे वो एक बार रिकॉल कीजिए। हार्मोन्स को क्या बोले हम, नॉन न्यूट्रिएंट है ये। उसके बाद बोले थे इंट्रासेलुलर मैसेंजर है। उसके बाद ये प्रोड्यूस होता है बहुत कम क्वांटिटी में, ट्रेस अमाउंट में, और ये केमिकल मैसेंजर है। ठीक है, हम ये सब चीजें इसके बारे में बोल रहे हैं। इसके साथ ही साथ में इस हार्मोन की प्रॉपर्टी याद रखिए, क्योंकि वन बाय वन सब आपको बोलते जाऊंगा। ये जो हार्मोन्स होता है जनरली इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, इसलिए इनको बोला जाता है हार्मोन्स आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं, हार्मोन जो है वो टारगेट स्पेसिफिक होता है। ये प्रोड्यूस एक प्लेस पर होता है, इफेक्ट दूसरे प्लेस पर दिखाता है, बट इनका इफेक्ट जो होता है वो फिक्स होता है, इसलिए इनको हम टारगेट स्पेसिफिक बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या बोल सकते हैं, इनका कोई क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं होता, ये बोलता हूं, नो क्यूमुलेटिव इफेक्ट, नो क्यूमुलेटिव इफेक्ट। उसके बाद अगर हार्मोन को देखें तो अभी हम यहाँ पर बोले थे कि ये ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, मतलब ही क्या बोलते हैं कि हार्मोन कैन एक्ट इन वेरी स्लो, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में काम कर रहे हैं। ऐसा हम विटामिन के बारे में बोलते हैं। देखो, विटामिन आर ट्रेस एलिमेंट, प्रोड्यूस होते हैं कम क्वांटिटी में, बट दे आर वेरी इसेंशियल, क्योंकि बहुत कम हो गए तो डिफिशियंसी होता है, बहुत ज़्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी होती है। सेम इसके लिए भी बोल सकते हैं हम कि अगर इनकी डिफिशियंसी हुई तो क्या होता है, यानी कि डिसीजेस ये भी दिखते हैं हमको, हाइपोसिक्रेशन बोलते हैं इसको, हाइपो मतलब बिलो, लो, और अगर इनका ज़्यादा अमाउंट हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन मतलब ज़्यादा। हाइपर सिक्रेशन हुआ टॉक्सिसिटी हो सकती है, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर होता है, और हाइपो में भी डिफरेंट काइंड के डिसीजेस होंगे। हार्मोन्स जो होते हैं वो नॉन एंटीजेनिक होते हैं, मतलब इनका कोई हार्म नहीं होता है, नॉर्मल या नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में बोल रहा हूँ मैं। हाइपो और हाइपर हुए तब तो इफेक्ट होना, और इनको हम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। दीज आर एक्ट एज ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, दोनों का मीनिंग पता है, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है और कैटलिस्ट क्या होता है, केमिस्ट्री में आता है आपको, जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है बट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, और जो हार्मोन होते हैं उनके बारे में और एक प्रॉपर्टी याद रखिए, वाटर और ब्लड सोल्यूबल होता है। ठीक है, द न्यू डेफिनेशन कन्वर्ट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल in addition to the hormones secreted by the organized endocrine gland. Invertebrate possess a very simple endocrine system. अब जो इनवर्टिब्रेट है उनके अंदर कुछ बहुत ही कम हार्मोन होता है, और वर्टिब्रेट में देखें तो वैरायटी ऑफ हार्मोन है जो एक्ट करता है। Whereas large number of chemical act as hormone and provides the concentration in vertebrate. वर्टिब्रेट के बारे में क्या बोला है कि इसके अंदर हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होंगे, और वैरायटी ऑफ हार्मोन्स रहता है। और जहाँ पर हम इनवर्टिब्रेट के बारे में बात कर रहे हैं तो इनवर्टिब्रेट क्या करता है, कम हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके अंदर वेरी सिंपल अरेंजमेंट है, मतलब हार्मोन्स उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों में अगर देखें तो। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमको एंडोक्राइन ग्लैंड दिखा वाला है, और साथ ही साथ में उससे कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो दिखा वाला है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में बोल चुका था आपको कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो रहती है वो हमारे अंदर क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर भी थोड़ा देख लीजिएगा, तब तक वो ब्लर होता है, इधर देख लेते हैं हम। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो स्टेट बोर्ड बोले वाला है, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक है, जहाँ पर और डिफरेंट काइंड के ग्लैंड बोले, जहाँ पर ऑटोक्राइन ग्लैंड बोला है। ऑटोक्राइन, ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, और क्राइन इस वर्ड का मीनिंग होता है सिक्रेशन। तो सेल्फ रिलीज द सिक्रेशन टू स्टिमुलेट इटसेल्फ। अब नाम से समझ में आता, ऑटो क्राइन है, ऑटो मतलब सेल्फ, क्राइन मतलब सिक्रेशन। ये ग्लैंड खुद को स्टिमुलेट करता है कि कुछ केमिकल प्रोड्यूस करे, केमिकल मतलब ही हार्मोन, क्योंकि हार्मोन को ही हम केमिकल मैसेंजर बोल रहे हैं। उसके बाद नंबर 2, पैराक्राइन, द सेल रिलीज द सिक्रेशन टू स्टिमुलेट नेबरिंग सेल। पैरा का मतलब ही होता है सब, उसके बाजू का जो नेबर होता है उसको ये स्टिमुलेट करता है, जैसा खो खो का गेम होता है वैसे, एक दूसरे को खो दिया तो वो आगे जाएगा। ग्लैंड वैसे ही काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जैसे वो दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो पैराक्राइन मतलब जो दूसरे नेबरिंग सेल को क्या करेगा, उनका सिक्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए उनको स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद एंडोक्राइन, इसके बारे में बोल चुका हूं मैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, क्राइन का मीनिंग होता है सिक्रेशन। इनके जो सिक्रेशन रहते हैं वो डिस्टेंट सेल, जो दूर तक ऑर्गन है, वहां पर जाके वो उनको स्टिमुलेट करेगा कि तुम तुम्हारे हार्मोन प्रोड्यूस कीजिए, स्टिमुलेशन के लिए काम करता है। उसके बाद फेरो हार्मोन, दीज हार्मोन्स ऑर्गन्स रिलीज द सिक्रेशन टू स्टिमुलेट
अदर ऑर्गेनिज्म, इसके लिए रहता है। जनरल ये इंसेक्ट के अंदर हम देखते हैं फेरोहार्मोन, ये सेक्स अट्रैक्टेंट का काम करता है। मच्छर को मारने के लिए देखो, जो मतलब इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं जिनकी वजह से हमको हार्म होता है, क्रॉप को डैमेज होता है, तो उनके अंदर क्या होता है कि फीमेल फेरोहार्मोन प्रोड्यूस करेगी मेल को अट्रैक्ट करने के लिए। ये टेक्निक साइंटिस्ट को समझ में आए, साइंटिस्ट ने फीमेल से फेरोहार्मोन तैयार की और जेनेटिकली उनका सीक्रेशन बनाकर जो टॉयलेट टिश्यू पेपर होते हैं उनके ऊपर लगाया और उससे मेल इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया। और मेल इंसेक्ट फीमेल की तरफ आते हैं फेरोहार्मोन की वजह से रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये सेक्स अट्रैक्टेंट है। और अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो मेल इंसेक्ट सब मर जाता है। इसको कन्फ्यूजन टेक्निक बोलते हैं, उसके लिए काम को आता है फेरोहार्मोन। उसके बिसाइड इकैट्सोन भी होता है, इकैट्सोन नाम का हार्मोन जो जुवेनाइल हार्मोन होता है। जुवेनाइल का मतलब यानी कि जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, यंग, उसके लिए यहाँ पर ये अभी तक फोटो आया नहीं। उसके बाद इधर का देख लो थोड़ा सा और वापस। हायर ऑर्गेनाइजेशन हैव द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये दिख रहा है। इन एडिशन टू द नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये सब हम बोल चुके हैं, तो इसके ऊपर और ज़्यादा टाइम नहीं डालना, जो काम का वही देखना है। एंडोक्राइन सिस्टम, ये बॉडी को कंट्रोल करेगा केमिकल प्रोड्यूस करके, जिनको ही हम हार्मोन बोल रहे हैं। हार्मोन के प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं, क्या क्या करता है। और यहाँ पर भी सेम वैसा दिखा वाला है फोटोग्राफ की, जहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं हमको। आ गया इधर, एक सेकंड ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स दिखा है। फोटो बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेता हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू। तो डिफ्यूज टिश्यू के अंदर ये जो हार्मोन है वो एक बार प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, ये टिश्यू तक जाएगा, सेल्स तक जाएगा, डिफरेंट बॉडी के पार्ट तक जाएगा और वहाँ पर अपनी एक्शन परफॉर्म करेगा। इसी को एंडोक्राइन सिस्टम बोल रहा है, जहाँ पर हार्मोन मेनली रहेंगे। अब कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड हमको दिखाई देता है, तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड दिखा वाले कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पर दिख रहा है हमको पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस जो ये ब्रेन का पार्ट है, डाइसेंसेफेलॉन के नीचे होता है, इसको थर्मोस्टैट भी बोला जाता है हाइपोथैलेमस को, ठीक है। बाद में जो एंडोक्राइन ग्लैंड देख रहे हैं वहां पर देखो पीनियल ग्लैंड आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलता है। ये वैरायटी ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, आगे एक डायग्राम है, वन बाय वन और आगे मैं डिस्कस करूंगा। फिर बाद में हमको थायराइड ग्लैंड और उसके सीक्रेशन देखना है, थाइमस ग्लैंड का सीक्रेशन कौन से प्रोड्यूस करता है ये देखना है। बट उसके पहले आपको लोकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो पीनियल ग्लैंड है ये डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन पर रहता है, वहां पर फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड को, डॉर्सल मतलब पीछे का साइड, ये इधर का डॉर्सल हो गया, इधर का वेंट्रल हो गया, ठीक है। उसके बाद जब पिट्यूटरी ग्लैंड देख रहे थे, ये यहाँ पर स्प्यूनाइड बोन की कैविटी होती है एक सेला टर्सिका, उसके अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड लॉन्च होती है। पीनियल ग्लैंड का साइज होता है अबाउट सीसम साइज। सीसम मतलब तिल, तिल जो होता है खाने का, त्योगु खा गुड़ गुड़ बुर्दा बोलते हैं, वो जो त्योगु होता है उसके उस तिल के साइज का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक मटर के साइज की होता है, जिसका वेट 0.6 ग्राम रहता है। थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, जो यहाँ पर ट्रैकिया यहाँ पर हमको दिखाई देगा बिलो द लैरिंग्स, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के अंदर ही हमको 4 पैराथायराइड ग्लैंड दिखेंगे जो 2 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट है। थाइमस ग्लैंड अगर देखा जाए, इसका लोकेशन अगर देखा जाएगा तो कहाँ दिखता है ये हमको, बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे, और जो एरोटा होता है उसके एंटीरियर साइड को। पैनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है, हेटेरोकाइन ग्लैंड बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों तैयार करता है। अब एंजाइम और हार्मोन क्या है, इसके अंदर डिफरेंस याद रखिए। जहां पर मैं आपको ग्लैंड बोल रहा हूँ, अभी हमने ग्लैंड का टाइप देखा, बट इसमें मेनली इन दोनों का नाम याद रखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, क्राइन का मतलब होता है सिक्रेशन। एंडोक्राइन ग्लैंड का मेन सिक्रेशन क्या बोल रहे हैं, हार्मोन्स, हार्मोन्स होता है। और इनके नाम बोल चुका मैं, अभी देख चुके हम डायग्राम में। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उनका जो सिक्रेशन होता है उसको बोलते हैं हम एंजाइम्स, एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। नॉट ओनली एंजाइम्स, इसके अलावा ये मिल्क है, सलाइवा है, टीयर्स है, म्यूकस है, इन सब का ये सिक्रेशन करेगा, ठीक है। मैंने जो बोला कहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके रिकॉल करना है, और साथ ही साथ में जो पढ़ रहे हैं वो वही का वही पर आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से ग्लैंड देखे हमने, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड। एड्रिनल ग्लैंड अबव द किडनी रहता है, इसको
TF ग्लैंड बोलते हैं, फाइट फ्लाइट और फाइट, या 4S ग्लैंड भी बोल सकते हैं। 4S क्यों, तो आगे मैं और आपको बोलूंगा। उसके बाद ओवरी है, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा। फिर टेस्टिस है मेल के अंदर। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये अपने सीक्रेशन प्रोड्यूस करके ये बाकी ग्लैंड को, जो रिमेनिंग ग्लैंड है उनको स्टिमुलेट करता है कि उनका सीक्रेशन को प्रोड्यूस करें। ठीक है, ऐसा इसके अंदर फंक्शन होगा। तो ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बोले वाले यहाँ पर हार्मोन के क्या क्या प्रॉपर्टी दिखते हैं, क्या क्या आपको दिखेगा। उसके बाद देखेंगे हम हाइपोथैलेमस। अभी हाइपोथैलेमस हम डायग्राम में देख चुके हैं। तो हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, तो दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायसेंसेफेलॉन। अब डायसेंसेफेलॉन क्या रहता है, ये अब जब हम ब्रेन देखेंगे वहां पर नर्वस सिस्टम, तो वहां पर ये हमको समझ में आएगा। फोरब्रेन एंड इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, क्योंकि हाइपोथैलेमस कंट्रोल रखता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी के जो रिमेनिंग एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके ऊपर वो उनको रेगुलेट करता है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, क्या बोला कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल करेगा, इसको रेगुलेट करेगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है, जो रिमेनिंग एंडोक्राइन ग्लैंड है, रिमेनिंग एंडोक्राइन ग्लैंड, रिमेनिंग एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इनको रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में क्या रहने वाला है, इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर, जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एंड दिस हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये लाइन याद रखिए, जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो अच्छे से याद रखिए। क्या करेगा हार्मोन, ये बोले हाइपोथैलेमस क्या करेगा, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। हाउएवर हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस, यहाँ पर लाइन बोले वाली देखिए, हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है वो दो टाइप के हैं। दो टाइप के मतलब यहाँ पर हार्मोन जो ये डायरेक्टली जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड देखेंगे तो उसके अंदर जो उसका पोस्टीरियर पार्ट होता है वहां पर इसके दो सिक्रेशन मेनली देखेंगे हमको, एक एडीएच दिखेगा और एक ऑक्सीटोसिन दिखेगा। बट ये हार्मोन क्या करता है, ये जो हाइपोथैलेमस है, ये जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको इन्हें स्टिमुलेट कैसा करता है, काम कैसा बोलता है, तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस बोले हम। टाइम लगता है थोड़ा सा, लगने दीजिएगा, पर पूरा फोकस रखिएगा, बीच में इधर उधर जाना नहीं है, डिस्टर्ब, ध्यान हटा दुर्घटना घटी, तो ध्यान पूरा रखना। ये जो हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, तो ये बोले हम ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। कहाँ पर था, डायसेंसेफेलॉन के नीचे। ठीक है, तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, दो टाइप के फैक्टर तैयार करता है, जिसको बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर और एक होता है इनहिबिटिंग फैक्टर। तो जो भी हार्मोन है, जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली सिर्फ एक ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ हार्मोन, और बाकी के जो फैक्टर ये प्रोड्यूस करता है वो दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है उनके एक्शन के लिए। ठीक है, तो आरएफ एक होता है रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं, और आईएफ जो होता है उसको इनहिबिटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो इन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कौन, हाइपोथैलेमस, कि पिट्यूटरी ग्लैंड आप हार्मोन प्रोड्यूस करो, जैसे इसने ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस किया, तो ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस किया और इसको जाकर एक्ट होना है, सपोज ये बोन के ऊपर, ये बोन है, ठीक है, दिस इज बोन, इसको बोन पर जाकर एक्ट होना है। ठीक है, तो एक्ट होना है मतलब इस ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस होना है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड बीइंग एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो जैसे ही ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा ये क्या करेगा, इसका सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर करेगा। ठीक है, क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन पहले प्रोड्यूस हुआ, फिर ये डायरेक्टली क्या हुआ, पोर हुआ ब्लड के अंदर। अब ये जाने के लिए तैयार है, पर जाएगा कब, जब इसको ये फैक्टर अटैच होगा, कौन सा, आरएफ। तो जब ये जा रहा है तो ये क्या बन के जाता है, GHRF। जैसे आप घर में बैठो, आपको बाहर जाना है तो आप क्या होगा, तैयार होकर जाओगे, कहाँ तक, आपके टारगेट तक। ठीक है, अब यहाँ पर आपका काम हो गया, जैसे आप कोई इंडस्ट्री में काम करो जा रहे हो तो वहाँ पर ड्रेस अलग होता है आपको, मतलब सपोज आप MBBS को है तो आपको एप्रॉन पहनना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड का इसका कांटेक्ट आता है और कपड़े अच्छे रहे तो एप्रॉन पहनना पड़ेगा। तो वैसे GHRF गया रिलीजिंग फैक्टर काम करते वक्त, जब इसकी एक्शन कंप्लीट हो गई, इसका काम सिर्फ एक ही रहता है कि ग्रोथ बढ़ाना, पर ग्रोथ
जितनी चाहिए उतनी हो गई, तो अब इसको स्टॉप करना है। तो इसको स्टॉप करने के लिए कौन जाएगा? IF। IF मतलब इनहिबिटिंग फैक्टर, मतलब GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। तो इनहिबिट जब करेगा ये, तो इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो एक बार ग्रोथ कंटिन्यूस हो रही है, एक बार स्टॉप हो जाएगी, तो ये बढ़ना और स्टॉप होना, इस दोनों के बीच में क्या होगी? ग्रोथ मेंटेन होगी। जैसे आपको अगर खाना खाना तो आप 1 चपाती, 2 चपाती, 3 चपाती खाओगे, उसके बाद आपका पेट भरने के बाद एक सिग्नल आएगा कि बस बहुत हो गया, खाते ही मत जाओ। तो वो स्टॉप होने के लिए क्या होगा? सिग्नल आएगा और आपकी ग्रोथ जितना आप खा रहे हो उसके हिसाब से होगी। तो वैसा रहता है। इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। जहाँ पर मैंने ये स्टॉप होता है, इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, ये याद रखिए क्या बोला मैंने। और इसके लिए कौन काम कर रहा है? हाइपोथैलेमस। जैसे आपको, आप घर से निकले किसी काम के लिए, तो आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे हाँ तू 6 बजे जाना है, रात को 7 बजे के पहले आना है। तो जब आप 6 बजे जा रहे हो तो आप हो गए RF फैक्टर, आपने आपका काम किया, मतलब आपकी एक्शन हो गई। 7 बजे वापस आ रहे हो घर पे, मतलब आप जाते वक्त RF फैक्टर थे, अब आते वक्त क्या हो गया? इनहिबिटिंग फैक्टर, क्योंकि आपकी ग्रोथ, आपका जो काम था वो हो गया। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन विच इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। एग्जाम्पल बोला है ग्रोथ हार्मोन कॉल्ड एज गोनाडोट्रोपिन। अब गोनाडोट्रोपिन, गोनाड का मतलब होता है 6 ऑर्गन्स, जो यहाँ पर बोले वाले देखो, ये फीमेल के अंदर ओवरीज और मेल के अंदर टेस्टिस, ये सर। रिलीजिंग हार्मोन GnRH स्टिमुलेट द पिट्यूटरी टू सिंथेसिस गोनाडोट्रोपिन। अब देखो ये जो फैक्टर रहता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा गोनाडोट्रोपिन प्रोड्यूस करने के लिए। एंड ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैनिन, सोमैटो का मतलब होता है बॉडी, स्टैनिन कंट्रोल फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ growth of hormone from the pituitary gland. These hormone originating from the hypothalamic neuron, hypothalamus के न्यूरॉन से वो ओरिजिनेट होंगे थ्रू द एक्सॉन्स। अब ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन बोल रहा है, तो न्यूरॉन के अंदर एक्सॉन रहता है। एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, जहाँ पर हम न्यूरॉन दिखा रहे हैं तो उसके जो नर्व एंडिंग रहेंगे उससे क्या होगा? ये नीचे के साइड को आएगा और अपनी एक्शन ये परफॉर्म करेगा। कौन? हाइपोथैलेमस। दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो बोला गया है कि हार्मोन्स जो प्रोड्यूस करेगा एक पर्टिकुलर ग्लैंड, उसके ऊपर जब कंट्रोल रहेगा हाइपोथैलेमस का, तो ये कैसे होता है? थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? मैंने आपको बोला था, देखिए किसके अंदर? सर्कुलेशन के अंदर, कि हर एक ऑर्गन को अपना आर्टरी और वेन रहेगा, जिससे आर्टरी से उसको प्योर ब्लड सप्लाई और वेन से जो इम्प्योर ब्लड है वो जा रहा है। बट एक ऑर्गन कभी डायरेक्टली अगर नहीं भेज रहा है उसका इम्प्योर ब्लड अप टू हार्ट, तो वो क्या करता है? उसके साइड को जो दूसरा ऑर्गन है, लेट से यहाँ पर एक ऑर्गन है, यहाँ पर एक ऑर्गन है, अब हर एक को क्या बोला मैंने? आर्टरी और वेन दोनों का सप्लाई। वेन से इसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऊपर भेजना था, आर्टरी से प्योर ब्लड। तो ब्लड के अंदर ही हार्मोन होता है, तो ये एक ऑर्गन से डायरेक्ट हार्ट तक नहीं, दूसरे ऑर्गन तक भेजेगा, और इसके थ्रू विद द हेल्प ऑफ सो मेनी कैपिलरीज। तो इसी को बोला जाता है पोर्टल सिस्टम। रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिए, क्या बोला है यहाँ पर देखिए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। इसके बारे में बोला ओनली फॉर द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका पोस्टीरियर पार्ट। अब ये कब समझ में आएगा हमको? जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखेंगे वहां पर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर 2 मेन पार्ट देखेंगे हम, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर के ऊपर हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस अपना सिक्रेशन प्रोड्यूस करेगा वो डायरेक्टली इस पोस्टीरियर पार्ट में आता है। इसी को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये याद रखिए, क्योंकि जो NCERT एक लाइन में बोलता है, बट हमको उसको एलाबोरेट करके समझना होता है, इसलिए मैं इतने से लाइन के लिए इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे जो हम देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड देख रहे हैं हमको, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया तो नीचे कमेंट में बोलो।
क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, कितना आपको याद हो रहा है। और जितना भी आप देख रहे हो, एक बार वीडियो पॉज करके एंड होने के बाद जैसे भी होता है एक बार रिकॉल कर लेना सब कि मैंने क्या बोला था। ठीक है, थैंक यू।